हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। मॉडल प्रैक्टिस सेट भाग 1 भाषा। इसमें भाषा हिंदी और अंग्रेजी के कुल 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे, जो कि यह एक अर्हता के रूप में है। इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके 30% क्वेश्चन अनिवार्य रूप से सभी लोग को करने हैं, जो कि सही होने चाहिए, अन्यथा आप अर्हता से बाहर हो जाएंगे। तो 30% का मतलब हो गया 9 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा मिला करके कुल 30 प्रश्न है और 30 अंक के हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मस्कुलाइन ऑफ काऊ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी कि यदि हिंदी में देखा जाए तो कह रहा है कि दिए गए शब्दों में गाय का सबसे उपयुक्त पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, है ना। तो इसमें हमें पुल्लिंग शब्द खोजना है। तो देखिए, स्टेलियन, तो स्टेलियन को हिंदी में सांड कहते हैं। तो इसका जो पुल्लिंग हो जाएगा गाय का, तो गाय का पुल्लिंग तो सांड ही होता है। तो इस आधार पर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा स्टीर या स्टीयर, स्टीयर को तो बछड़ा कहते हैं। स्टीयर मतलब बछड़ा। और ड्रैक, ड्रैक का मतलब होता है बत्तख। वो भी कौन सा बत्तख? मेल बत्तख। अब मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 2 वाले क्वेश्चन पे। आई गोट इट रॉन्ग, इट वाजंट द रेड वन बट द ब्लू वन। विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज यूज्ड एज ए कंजक्शन? चूज फ्रॉम द वर्ड गिवन बेलो। यानी कि अब इन चारों में इट वन, पांचों में इट वन बट मोर देन वन ऑफ द एबव, और पांचवा है नन ऑफ द एबव। यानी कि इसको हिंदी में देखा जाए तो ये इसका ट्रांसलेट हो सकता है कि गलत हो गया, यह लाल नहीं है बल्कि नीला था। तो उपरोक्त वाक्य में कौन सा शब्द संयोजन पूछ रहा है ना, कंजक्शन। यहाँ पे देखिए, ये कंजक्शन की बात कर रहा है, तो संयोजन पूछ रहा है। तो इनमें कौन सा संयोजन होगा? तो इसमें जो संयोजन का प्रयोग किया जाएगा वो बट का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बट। तो बट एंड थॉट, ए थॉट, अनलेस, अनटिल, बिकॉज, ईटीसी, ये सभी क्या है? कंजक्शन है, संयोजन, यानी कि जोड़ने वाले शब्द होते हैं। आगे चलते हैं। मिस्टर मोहन इज ए आवर इंग्लिश टीचर। ही इज नाइस बट आई नेवर नाउ व्हाट ही इज टॉकिंग। फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन बेलो। यानी कि इसमें प्रीपोजिशन की बात कर रहा है कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सा होगा, है ना। तो मिस्टर मोहन हमारे अंग्रेजी शिक्षक हैं। वह अच्छे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं जानता कि वह क्या बात कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा जो है कि प्रीपोजिशन ज़्यादा उपयुक्त होगा? तो इन पांचों में जो सबसे उपयुक्त प्रीपोजिशन होगा वह हो जाएगा अबाउट। प्रीपोजिशन अबाउट, यानी कि अबाउट यानी किसी के बारे में बात करने के लिए अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यही इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि मिस्टर मोहन हमारे अंग्रेजी शिक्षक हैं। वह अच्छे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं जानता कि वह क्या बात कर रहे हैं। तो बात करने के संदर्भ में अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ अमुसिंग? तो अमुसिंग का या एमुसिंग का क्या पूछ रहा है? विलोम पूछ रहा है। कहाँ गया क्वेश्चन? एमुसिंग। एमुसिंग का अपोजिट
यानी कि विलोम पूछ रहा है। तो क्या क्या है? पहला ऑप्शन एथियस्ट, बाकविट, ग्रुप फ्लावर्स, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इन तीनों में, ये तीन ही चीज़ देखिए केवल मात्र, इन तीनों में कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें नंबर का, सॉरी चौथा क्वेश्चन है, हाँ ये चौथा क्वेश्चन है, मैं 5वां पढ़ रहा था कि विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ अमुसिंग। तो फनी है, हमोरस है, बोरिंग है, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो इन चारों में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बोरिंग हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन। तो अमूजिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विनोद, मनोरंजक या मनोरंजन, और इसका जो बोरिंग राइट आंसर हो जाएगा। और ये बोरिंग का तो कह सकते हैं हिंदी उबाऊपन हो सकता है, नीरस हो सकता है, अरुचिकर हो सकता है ना। तो इसका राइट आंसर बोरिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। ए बंच ऑफ फ्लावर अरेंज इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड ए एन। तो 5वां क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड, यानी कि इसमें फ्लावर्स की बात कर रहा है और ये इसका जो अर्थ होगा या इसका जो ट्रांसलेट का जो हिंदी होगा ये होगा कि फूलों का एक गुच्छा व्यवस्थित किया गया है एक आकर्षक तरीके को ए और एन कहा जाता है ना। तो अरेंज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो दूसरा हो जाएगा बाउक्विट। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर बिलोंग टू फेमिनियर जेंडर या मस्कुलाइन जेंडर, बोथ फेमिनियन एंड मस्कुलाइन जेंडर, या इनमें से क्या दिया है यहाँ पर, ये मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो 6वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ हो जाएगा इसमें, बोथ फेमिनी एंड मस्कुलाइन जेंडर। तो बॉय, मैन, अंकल, और फायरमैन, ग्रैंडफादर बिलोंग टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ फेमिनी एंड मस्कुलाइन जेंडर। यदि हिंदी में देखा जाए तो इसको कहा जा सकता है कि लड़का है, आदमी, चाचा है, फायरमैन है, दादा का संबंध है ना। तो लड़का, आदमी, चाचा, फायरमैन, दादा का संबंध होगा। तो ये फेमिनियन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग से, मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों से। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों से हो जाएगा। बॉय है, मैन है, अंकल है और फायरमैन है और ग्रैंडफादर। तो जो बॉय है वो लड़का है, पुल्लिंग, मैन मतलब आदमी, पुल्लिंग, अंकल मतलब चाचा, पुल्लिंग। अब जो फायरमैन है तो ये देखिए जो फायरमैन है, ये फायरमैन लड़का और लड़की दोनों शब्दों के लिए उपयोग किया जाएगा। तो इसलिए इस आधार पर यहाँ पर ये उपयुक्त यानी कि दोनों हो जाएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो जाएगा। आइए 7वें नंबर पर चलते हैं कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ह्यूमैनी। 7वां का क्या अर्थ निकल के आएगा हिंदी में यदि इसका किया जाएगा ट्रांसलेट। तो कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन इंग्लिश के दिए हुए हैं। तो 7वें का जो क्वेश्चन होगा वह शब्द चुने जिसका अर्थ है मानवीय के समान, है ना। वह शब्द चुनना है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ह्यूमन, यानी कि वह शब्द का चुनाव करे जो मानवता के समान है या जो मानवीय के समान है। तो इन ह्यूमैनी, क्रूल, काइंड, इन तीनों में से ही एक कोई आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका काइंड। तो काइंड इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा,
यानी कि जो काइंड का अर्थ होता है दयालु, है ना। तो जो मानवीय के समान है ना, यानी कि जो मानवता के समान है, इसमें ये दयालु होगा। बाकी पहला जो है इनह्यूमैनी, तो इनह्यूमैनी का मतलब होता है अमानवीय। क्रूर का मतलब होता है आपका जैसे कह सकते हैं कि क्रूर का मतलब इसे बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, क्रूर का मतलब याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो काइंड हो जाएगा या किंड हो जाएगा। क्या है, किंड का मतलब ये होता है आपका दयालु। 8वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, जो यह इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। चूँकि ये अर्हता प्रश्न है, 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे, तो इसमें सिर्फ पास करना ही ज़रूरी है। आपका भले 9 क्वेश्चन हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे दोनों में से किसी एक से हो, चाहे दोनों मिला करके 9 क्वेश्चन हो, लेकिन होने चाहिए हर हाल में 9 क्वेश्चन। यदि 9 क्वेश्चन से कम हो गए तो समझिए कि आपका सब मेहनत पूरा बेकार चला गया। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हैव ट्रस्ट गॉड एंड डू द राइट सप्ली करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक, है ना। तो यानी कि यहाँ पे ये देखिए खाली जगह ये दिया हुआ है, तो इस खाली जगह में क्या कर रहा है कि करेक्ट प्रीपोजिशन को लगाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन मतलब में, फार मतलब के लिए, टू मतलब हो सकता है, टू का मतलब हो गया को, है ना। तो इन 8 में जो इन 8वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहला, हैव ट्रस्ट इन गॉड, है ना, यानी कि मुझे ईश्वर में विश्वास है ना। यदि फार लगा देंगे तो ईश्वर के लिए विश्वास हो जाएगा। टू मतलब हो जाएगा ईश्वर को विश्वास, तो इसलिए इन तीनों में से जो इन होगा यही प्रीपोजिशन सबसे अच्छा होगा। हैव ट्रस्ट इन गॉड यानी कि मुझे भगवान में या ईश्वर में जो क्या है विश्वास है कि वे सही करेंगे। चलिए अब चलते हैं हिंदी वाले सवाल पर। ये देखिए गद्यांश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो गद्यांश का देखिए सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को हल करने का कि आप पहले गद्यांश न पढ़ें, सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ जाएं। पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर इनके चारों ऑप्शनों को देखें और फिर उसके बाद इनका आप सही उत्तर दें। देखिए क्या लिखा है, सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे? क्योंकि मौसम का आनंद मिलने के कारण, या पिकनिक के समान होने के कारण, या कष्टदायक होने के कारण, या ये तो यही दिया होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। तो कि सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैंडी को अच्छे क्यों लगा करते थे? सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैंडी कैंप क्यों अच्छे लगते थे? क्योंकि मौसम का आनंद मिलने के कारण, या पिकनिक के समान होने के कारण, कष्टदायक होने के कारण। तो इसमें से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पिकनिक के समान होने के कारण होना चाहिए। आइए देख लेते हैं यहाँ पे गद्यांश को पढ़ करके। वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैंडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरतकालीन लंबे दौर पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता है। देखिए पिकनिक आ गया ना। तो इसके लिए सबसे पहले आप केवल प्रश्न पढ़े, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। चूँकि मैं भी नहीं पढ़ा था। आइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 9 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए अब 10वें नंबर पर चलते हैं कि इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक क्या है? कर्तव्य, शरतकालीन दौर का मजा है ना, निरीक्षण का कार्य है। मैं 3 ही ऑप्शन पढ़ूंगा, ये 2 ऑप्शन जो दिया गया है किसी काम का है नहीं। तो इसमें जो होगा शरतकालीन दौर का मजा ही इससे अनुच्छेद का शीर्षक होगा। इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो हासिल का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? गवाना, लब्ध, प्राप्त। प्राप्त भी हासिल का पर्यायवाची है, लब्ध भी है, लेकिन जो गवाना है ये हासिल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ये गवाना जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किन की है? अब ये देखिए हिंदी साहित्य का सवाल आ गया है। तो ये तो वही लोग कर सकते हैं जो हिंदी साहित्य के बारे में जानते हैं, जो केवल समान हिंदी या ग्रामर के रूप में हिंदी को जानते हैं। तो वे तो
इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? गजानन, माधव, मुक्तिबोध की सुमित्रानंदन, पंत की महादेवी वर्मा की, या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह महादेवी वर्मा का जो है कि है एक काव्य है, मैं नीर भरी दुख की बदली। आगे चलते हैं। है ना, 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? स्पर्शजन्य यानी कि छूने से जो बीमारी फैलती है। संक्रमित तो कोई बीमारी है नहीं, संक्रमित एक प्रक्रिया है। संक्रमणी ये तो एक विशेषता हो गई। संक्रामक, अब इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। तो जो संक्रामक रोग है इसी को हम स्पर्शजन्य बीमारी के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन आप हल कर लेंगे यदि सही से आप पढ़ें। क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ें कि उसका क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाए, ऑप्शन देखे बगैर। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि संस्कृत शब्द है? पंख है, पत्थर है, प्रकट है ना। तो इसमें जो तत्सम होगा, जो पंख है, तो पंख तो ये तद्भव है। पत्थर जो है ये भी क्या है? तद्भव है। लेकिन जो प्रकट होना है यही तत्सम होगा। राइट आंसर प्रकट हो जाएगा। 15 नंबर चलते। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य क्या होगा कि मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक चला जाता। अब इन तीनों में से मिश्र वाक्य जो होगा, यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। तो राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंत बिगाड़ना, है ना। तो अंत बिगाड़ना का मुहावरा क्या होगा? अंत बिगाड़ना का मतलब ये हुआ, जैसे कहा गया है अंत भला तो सब भला। यदि अंत बिगड़ गया तो सब खराब हो गया, यानी कि परिणाम आपका जो होगा खराब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम खराब होना। आगे चलते हैं। वह रोज़ देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो वह रोज़ देर से उठता है ना। इस वाक्य में किस काल का बोध हो रहा है या किस काल का उदाहरण है? तो तत्कालिक वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान या सामान्य वर्तमान। तो यह क्या कह रहा है कि वह रोज़ उठता है, वह रोज़ देर से उठता है। तो ये एक प्रकार की उसकी किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाई जा रही है कि वह रोज़ देर से उठ रहा है। तो एक प्रकार से यह जो होगा ये सामान्य वर्तमान की बात कर रहा है। तो यह सामान्य वर्तमान हो जाएगा। यदि संदिग्ध में होता कि वह कभी कभी रोज़ देर से उठता है तो वो संदिग्ध वर्तमान हो जाता है ना। आगे चलते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? तो जो कर्ता पर न होकर के कर्म पर पड़े तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। और जहाँ पे कर्ता पर स्वयं क्रिया का प्रभाव हो जाए तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। या श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। तो इन तीनों ऑप्शनों में जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ ये चौथा भी ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा 19 नंबर के सवाल में ये चौथा वाला ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक सही है ना। तो तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। और ये वाला भी सही हो गया आपका पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन। और उसके बाद दूसरा क्या है कि श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार कहलाता है, ये भी सही है। यानी कि इस आधार पर 2 इसके ऑप्शन सही हो गए। तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संस्मरण, वांग्मय, व्याख्या, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इन 20वें नंबर के सवाल में जो पाँचों में जो उपयुक्त स्त्रीलिंग है, यह है आपका, जो व्याख्या होगा यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। 21 नंबर चलते हैं। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है ना? उपसर्ग और प्रत्यय की बात कर रहा है, तो डी वाला है, गाड़ी है या वाला। इसके अलावा 2 ऑप्शन और होंगे, तो चौथा जो ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाला। यह क्या है? वाला एक प्रत्यय है, गाड़ी वाला में एक प्रत्यय हो गया वाला। 22 नंबर के सवाल चलते हैं। अंकुश न मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? न डरना, खुश हो जाना, पाबंदी लगाना। अंकुश न मारना यानी कि अंकुश को न मानना, है ना? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न डरना, अंकुश न मानना, न डरना। आगे बढ़ते हैं। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सर्वोपरि का, है ना? तो सर्वोपरि का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा सर्वधन ऊपरी, है ना? सर्वधन ऊपरी हो जाएगा, सर्वोपरि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। तो इसमें अल्प विराम चिन्ह की पहचान करना है, तो ये वाला जो है ये अल्प विराम है, जो ऐसे लगा है ये अल्प विराम हो गया, और ये जो लगा है ऐसे करके तो ये अर्ध विराम हो गया, और जो ऐसे ऐसे लगा हुआ है इसको तो उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है ना? मना है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए, छूना मना है। जब छूना मना है तो ये निषेध हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? यानी कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होगा, है ना? इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। हम्म, 26 नंबर का, तो इसका जो आंसर होगा उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास। आज के वीडियो की सेशन में बस 26 क्वेश्चन ही है।